नमस्कार, संदेश सत्संग में आपका स्वागत है। और आप जैसा देख रहे हैं, आज शुरुआत से ही प्रेम में एक नहीं दो लोग हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत भूषण जी, जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है। और जिस विषय पे आज हम बात करना चाह रहे हैं उसमें प्रशांत जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत से उनसे बात की जाए। पिछले कई दिनों से चर्चा में है नूपुर शर्मा का केस, चर्चा में है जुबैर मोहम्मद का केस, चर्चा में है तीस्ता तलवार, चर्चा में है श्री कुमार। और इसमें सब में चर्चा में है जुडिशरी, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और देख देख के मेरे जैसे व्यक्ति के मन में बार बार सवाल आता है कि क्या अब जुडिशरी से कुछ उम्मीद करनी भी चाहिए या कि नहीं? क्या उम्मीद करें हम जुडिशरी से? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कल समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या कुछ ऑर्डर्स वगैरह आए थे, ये सब वेकेशन जजमेंट, वेकेशन बेंच के थे। जब कोर्ट में छुट्टी होती है तो दो तीन जज एक वेकेशन बेंच बना लेते हैं, वो लोग काम करते रहते हैं। तो कल से सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर काम शुरू करेगा, कई बड़े मुकदमे आएंगे। तो इसलिए मैंने प्रशांत जी से आग्रह किया कि हम बातचीत करें इन तमाम मुकदमों के बारे में, इन तमाम केसेस से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या उम्मीद करनी चाहिए। और आखिर में कुछ ऐसे मुकदमों की बात भी करेंगे जो अभी केसेस जो कि अब आएंगे, जब वेकेशन बेंच खत्म हो जाएगी और कल से प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट कामकाज शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत में ही आप सबको ईद उल जुहा की मुबारक हो। हमारे एक दोस्त ने मुझे आज सुबह एक संदेश भेजा जो मुझे सुंदर लगा। हर एक के अपना अपना टेस्ट होता है भाई। उसमें लिखा है, कुर्बानी का जज्बा कुर्बानी का जज्बा सलामत रहे, बकरे भेड़ से पहले अहम और घमंड की कुर्बानी, बच्चों की हिफाजत का इरादा परवान चढ़े, मैं से निकले और हम में बदलने की राह खुले। ईद उल अजहा मुबारक, आप सबको मुबारक बहुत बहुत। हम फोकस करेंगे आज जुडिशरी पे। तो प्रशांत जी, अ, जिन तमाम मुकदमों पे बात हुई है उसमें सबसे ताजा तरीन है जुबैर मोहम्मद वाला मुकदमा। आप जानते हैं, परसों उनको जमानत मिल गई सीतापुर वाले केस में। जमानत किस तरह की मिली वो भी आपने देखा होगा। लेकिन आज सुबह खबर आती है कि दरअसल जमानत के बावजूद भी वो सीतापुर केस में, सीतापुर जेल में बंद है। उनके खिलाफ पड़ोस के जिले खेरी में एक और केस कर दिया गया है। वहां की पुलिस ने रिमांड नहीं लिया है। दिल्ली पुलिस, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको रिमांड मिल जाए क्योंकि बेल मिलने पे वो बाहर नहीं आने वाले थे, कोर्ट को भी पता था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस उनका रिमांड लेती। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने भी नहीं लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर के बावजूद आज भी सीतापुर जेल में बंद है। तो क्या इस लेटेस्ट से हम बात को शुरू कर सकते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजों पे आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बेल ऑर्डर दे दिया, कहा कि सीतापुर मामले पे है, जनरल बेल ऑर्डर नहीं है, दिल्ली का मामला इससे कवर नहीं होता, ठीक बात है, लेकिन फिर सीतापुर जेल में बंद क्यों? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि सीतापुर जेल में क्यों बंद है। क्योंकि अगर लखीमपुर खेरी में कोई नया एफआईआर दर्ज किया है और उसमें उनको अरेस्ट किया गया है, तब भी सीतापुर जेल में बंद होने का कोई औचित्य नहीं है। फिर तो लखीमपुर खेरी की पुलिस उनको अगर अरेस्ट करती तो उसके बाद फिर उनको मैजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना था। देखिए, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ तो जो केसेस हैं वो बिल्कुल ही बोगस हैं। कोई भी ज़रा भी सब्सटैंशियल केस नहीं है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने तो सिर्फ जो नफरत फैला रहे थे उन पर ध्यान उजागर किया कि भाई ये लोग इस तरह से नफरत फैला रहे हैं या इस तरह से भद्दे भद्दे बयान दे रहे हैं कि जेनोसाइड कर लो या ये मुस्लिम वुमेन जी। का रेप कर लो वगैरह वगैरह। एंड देयरफॉर उन पर अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित किया, देश का ध्यान आकर्षित किया कि भाई इस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं और इनको खुली छूट दी हुई है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा।
तो इसमें कोई नफरत फैलाने की कोई बात ही नहीं है, किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात ही नहीं है। जो कल सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई ये तो मुनि कौन, बजरंग मुनि हमारे रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर हैं और उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ज़रूर भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है। पहली बात तो बजरंग मुनि को रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर बोलना, जो आदमी ओपनली कह रहा है कि मुस्लिम वुमेन काम रेप करेंगे और ऐसे मतलब गंदी तरीके से कह रहा है, अपने जेनाइटल्स को एक्सपोज करके कह रहा है कि मैं रेप करूंगा वगैरह वगैरह, और उसको रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाना, यही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये कहना कि भाई उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो रिलीजियस भावनाओं को आहत हो गया, इस वजह से उन्होंने ऑफेंस किया है, ये तो बिल्कुल ही बेहूदी बात है। कोई आदमी अगर कोई बेहूदी बात कहता है, वो उसको रिलीजियस लीडर क्यों ना मानते हों लोग, अगर इस तरह की बेहूदी बात कहता है तो उस पर ध्यान आकर्षित करना, किसी हालत में ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप इंटेंशनली रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रहे हैं वगैरह वगैरह। सो इसलिए वही मुझे हैरानी हुई प्रशांत जी कि ये जिन्हें बजरंग मुनि जिनका नाम लिया जा रहा है, इन्होंने जैसा आपने कहा खुल के कहा था कि अगर हिंदुओं पे हमला होता है तो मैं मुसलमानों की महिलाओं के साथ ये करूंगा वो करूंगा, अपने कपड़े उखाड़ के दिखा रहे थे, ये सब काम कर रहे थे। इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने एक छोटी सी अपॉलॉजी भी बाद में डाला कि मेरा किसी भी महिला से ये नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ एक्सेट्रा। इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के एक सप्ताह के अंदर इन्हें छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद इन्होंने कहा मैंने जो कुछ कहा है मुझे इस पे एक भी अफसोस नहीं है, मैं एक बार नहीं ऐसी बातें 100 बार कहूंगा। और मोहम्मद जुबैर ने क्या कहा? मोहम्मद जुबैर ने कहा ये हेट मॉन्गर हैं, घृणा फैलाने वाले लोग हैं, बस इतना। ये कैसे अपराध हो सकता है? और जो यहाँ पे किया गया है, जो केस खीरी में किया गया है, वो केस भी एग्जैक्टली यही है प्रशांत जी। उसमें भी नाम लिया गया है कि रेस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर, ये जो इन तीनों का नाम लिया गया उस केस के अंदर, बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद के बारे में आप जानते हैं इन्होंने किस तरह की बातें वहां अयोध्या में जो किया, जो हरिद्वार में किया गया था संसद, उसमें जिस तरह की बात की थी, इन्होंने खुल के, यति नरसिंहानंद ने खुल के मुस्लिम जेनोसाइड का कॉल दिया। कहा कि तलवार वलवार से कोई काम नहीं चलेगा, अब आपको इससे भी बड़े हथियार अपने पास रखने पड़ेंगे। और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है 16 जनवरी को। 2 महीने के अंदर उनको बेल मिल जाता है और बेल मिलते वक्त शर्त लगाई जाती है कि आप ऐसी बातें बाद में नहीं करेंगे। और बाहर आके फिर वो उत्तर प्रदेश के ऊना में और दिल्ली के बुराड़ी में एग्जैक्टली वो बातें दोबारा करते हैं और वो व्यक्ति बाहर घूम रहा है। और वो कहने वाला कि आप घृणा का प्रचार कर रहे हो, वो व्यक्ति बंद है। जब मोहम्मद जुबैर की बात चली तो मैं एक आधी बात और, क्योंकि जुबैर को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता रहा, जुबैर की, और ये बातें आती नहीं। क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के नाम मुसलमान हो गया, बस लोग मान लेते हैं कि वो ऐसी बातें कर रहा होगा। मोहम्मद जुबैर ने सिस्टमेटिकली एक कैंपेन चलाया चैनल से पूछते हुए कि भाई आप इन तरह के मौलानाओं को क्यों टीवी पे इनवाइट करते हो, जो कि आके हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। जुबैर ने नाम लेके इन तमाम मौलानाओं का कहा कि इनको टीवी पे बुलाना बंद करो, ये नफरत फैलाने वाली, ये कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, कोई इनको मानता नहीं है, ऐसे लोगों को टीवी पे बुलाना बंद करो। और 1-2 बार तो आपने भी नोटिस किया होगा, जब बीजेपी के खिलाफ प्रचार ऐसा हुआ जिसमें कोई फेक न्यूज या फेक वीडियो का इस्तेमाल किया, तो मोहम्मद जुबैर ने तुरंत कहा कि ये फेक वीडियो है, बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये वीडियो फेक है, इसको हम विश्वास नहीं करते। या जब एमआईएम के उस सांसद ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुल के कहा कि ये अपने नुपुर शर्मा के बारे में कि उसको यहीं औरंगाबाद के चौक पे फांसी दी जाएगी, और फिर लोगों ने कहा नहीं 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 ये फेक वीडियो था, तो मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नहीं ये फेक वीडियो नहीं है, इस व्यक्ति ने सचमुच इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात पब्लिक में कही है।
ये सब बातें बिल्कुल सिस्टमेटिकली करने वाले और बिल्कुल एक फेयर तरीके से रिपोर्ट करने वाले जुबैर मोहम्मद को आज अंदर किया जा रहा है। और मैं तो प्रशांत जी इस पे भी हैरान था कि वो जो प्रोसीडिंग्स हुई, पहले उनको जब दिल्ली के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ले जाया गया, तो कोर्ट का जजमेंट बाद में आता है। पहले कोई पुलिस ऑफिसर आके अनाउंस कर देता है। मैं तो समझता हूँ बहुत स्कैंडलस सी बात है कि अनाउंस हो जाए। बस वो आके बाद में पुलिस अफसर छोटी सी माफी मांग लेता है और जजमेंट एग्जैक्टली वही होता है जो कि पुलिस अफसर ने 4 घंटे पहले सुना दिया था। तो ये हो क्या रहा है कोर्ट में इस सब के मामले में? देखिए, पहली बात तो जो आपने बोली कि मोहम्मद जुबैर बिल्कुल फेयरली सारे हर तरफ की फेक न्यूज़, हर तरह की फेक न्यूज़ का भंडाफोड़ कर रहा था और हर तरह की हेट न्यूज़ को अंडरलाइन कर रहा था। जो हेट स्पीचेस वगैरह थी उनको कह रहा था कि भाई ये हेट स्पीचेस हैं, नहीं होनी चाहिए, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो चाहे हिंदुओं की तरफ से हो। तो उसके खिलाफ कोई ये नहीं कह सकता कि वो वन साइडेड था। लेकिन लेट अस अज्यूम कि वो वन साइडेड होता भी, अगर वो सिर्फ हिंदुओं की ही फेक न्यूज़ बस्ट कर रहा होता, अगर सिर्फ वो हिंदुओं का ही हेट न्यूज़ के खिलाफ बोल रहा होता, तब भी उसमें कोई ऑफेंस नहीं है। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, उनका प्रचार चलता है कि भाई वो वन साइडेड करता था, जो कि झूठ है। लेकिन जहां तक कोर्ट की बात है, लोअर कोर्ट का फैसला 5 घंटे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सुना देना यही दिखाता है कि लोअर कोर्ट दिल्ली पुलिस के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ने हाई कोर्ट को ओपन लेटर लिखा है, ओपन लेटर जी लिखा है कि हाई कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केस में कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई आप ट्वीट फिर से नहीं करेंगे। आप ये कंडीशन लगा सकते थे जब आपने उनको बेल दी, ये कंडीशन लगा। पहली बात तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो ट्वीट्स हैं, इन सारी ट्वीट्स के आधार पर जो एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं, सब पर रोक लगा देनी चाहिए थी। कम से कम कोर्सिव एक्शन, अरेस्ट के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें मान लीजिए अगर कोई जना ये कह भी सके कि भाई उनकी कोई ट्वीट ऐसी थी जो कि रिलीजियस भावनाओं को आहत करती है, फिर भी इसमें अरेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कायदे से कोई भी कोर्सिव एक्शन इन ट्वीट्स के आधार पर रोक देना चाहिए था, चाहे वो लखीमपुर खेरी में हो रहा हो, चाहे दिल्ली में, चाहे। लेकिन अगर मान लीजिए वो ये कहते हैं कि सिर्फ यही केस उनके सामने था, फिर भी कंडीशन लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि भाई तुम ट्वीट नहीं जी करोगे। सो इसलिए ये थोड़ा सा कमज़ोर फैसला मुझे दिखाई देता है। और दूसरी तरफ वो जो जी न्यूज़ का था, उसके खिलाफ नो कोर्सिव एक्शन कह दिया। जो जी, जी, मैं वही पूछने वाला था। रोहित रंजन जो जी न्यूज के एंकर हैं, जिन्होंने खुल के एक झूठी खबर चलाई, उन्होंने अगले दिन उसके लिए माफी मांग ली। ठीक है, उसके बारे में केस चल रहे हैं। मजे की बात ये, मैं तो हैरान था प्रशांत जी कि वो केस सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल हो, उससे पहले जज साहब ने कह दिया कि हाँ इसको एडमिट कर लिया जाए। वो तो उनके बाद 5 मिनट बाद आ गई और जज ने फिर उनको डांटा, अरे भाई आने से पहले। पर मतलब एक तरफ इतनी जल्दी कि जिसका केस फाइल भी नहीं हुआ, उसके बारे में जज साहबान उसकी हियरिंग फिक्स कर रहे हैं कि हाँ कल आपकी बात सुन लेंगे। उसको एकदम ये मिल जाता है पूरी तरह से कि जितने भी मुकदमे, देश भर में कोई भी मुकदमा आपके बारे में हो, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहते हैं कि भाई पत्रकार थे इसलिए हमने दिया है, तो जुबैर मोहम्मद भी पत्रकार थे, तो उसको आप ये क्यों नहीं देते फिर? तो मुझे तो उस ऑर्डर में भी बड़ा अटपटापन लगा। वैसे किसी भी व्यक्ति, ये मैं, मेरी अपनी समझ ये है मोटी, कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर उसे परेशान करने के लिए देश में 50 जगह मुकदमे हो रहे,
तो उसको अधिकार होना चाहिए कि 50 जगह के मुकदमे को आप एक जगह पे लिए, मेरे खिलाफ एक नहीं जगह पे फायर। वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए उसने जो बात बोली कि राहुल गांधी का एक बिल्कुल मॉफ्ड या फेक वीडियो चला दिया और उसमें गलत बात कह दी कि भाई ये जो उदयपुर का जो हत्यारा है उसको डिफेंड कर रहे थे, झूठी बात कह दी। ये ट्वीट बिल्कुल झूठा है, मॉफ्ड है, इसमें डेफेमेशन का केस ज़रूर बन सकता है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन रिलीजियस फीलिंग्स को आहत करने का केस मेरी राय में इसमें नहीं बनेगा। तो इसलिए जी सही है। इसमें भी इसमें भी रिलीफ तो देनी चाहिए थी, लेकिन उसी हिसाब से जुबैर को भी रिलीफ देनी चाहिए थी, पूरी रिलीफ मिलनी चाहिए थी। जी जी जी। इसी से जुड़ा दूसरा मुकदमा जो कोर्ट में एक हफ्ता पहले आया था, वो था नुपुर शर्मा जी का। नुपुर शर्मा के वकील पहुंचते हैं। अब मुझे जो दो चार चीजें अजीब लगी मैं आपको बता दूं। पहला तो ये कि वो नुपुर शर्मा के नाम से दायर नहीं होता, NV शर्मा के नाम से दायर होता है। कोर्ट कहते हैं कि ये आप स्यूडोनेम लेके क्यों आ रहे हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में बहस होती है और जज साहिबान काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर में, और जैसे मैंने कहा, अगर नुपुर शर्मा ये चाहती हैं कि अलग अलग जगह पे मुकदमे करके उनको परेशान न किया जाए, उनको एक ही किया जाए, मैं समझता हूँ इस देश के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए कि ये सब उसके साथ न किया जाए। और दूसरा, जब तक वो बाहर हैं तब तक उनको सुरक्षा मिले, बिल्कुल जिसको भी हत्या की धमकियां मिल रही हैं उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये सब उनका नागरिक के रूप में अधिकार है। कोर्ट उससे आगे बढ़ के काफी बातें कहे, लेकिन शाम को मैं जजमेंट पढ़ता हूं, उसमें एक शब्द नहीं है। अब आप वकील के तौर पर जानते होंगे, जबकि दूसरा जजमेंट, जब मैं तीसरा सेटलबार्ड वाला जजमेंट पढ़ता हूं, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसके बारे में, खैर उस पर अभी आएंगे तीसरा सेटलबार्ड वाले जजमेंट। लेकिन नुपुर शर्मा वाले केस पे ये जो कोर्ट की टिप्पणियां थी और टिप्पणियों के बाद जो जजमेंट था, उसमें जो डिफरेंस था वो मुझे ऑड लगता है। क्या ऐसा मानना सही है? ये देखिए आम तौर पर जो ऑब्जर्वेशंस, ओरल ऑब्जर्वेशंस होते हैं कोर्ट के, वो जजमेंट में नहीं आते हैं और इसमें उन्होंने उनको अपनी पिटिशन विड्रॉ करने की इजाज़त दे दी। अब ये दूसरी बात है कि ये कहा जा सकता है कि ऐसे केस में वो इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी और इसको डिसमिस कर देना चाहिए था, जिसमें कुछ जो रिमार्क्स ओरली करे गए थे वो रिमार्क्स उस डिसमिसल ऑर्डर में आ जाते। पर क्योंकि उन्होंने सिंप्लिसिटर विड्रॉल अलाउ कर दिया तो इसलिए वो रिमार्क्स नहीं आए। पर ऐसा नहीं होता कि जो ओरल रिमार्क्स हों सब जजमेंट में आ जाएं या ऑर्डर में आ जाएं। इस एक केस वकील में के तौर पे मुझे समझाइए कि अगर उसको डिसमिस कर देते तो क्या इसका मतलब था कि वो फिर किसी और कोर्ट में नहीं जा पाती? नहीं, वो ये कह सकते थे कि भाई तुम अच्छा, वैसे ट्रांसफर करने का केस, ट्रांसफर करने की पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, एक जी। स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने की। तब वो नहीं जा पाती, अगर वो डिसमिस कर देते तब वो नहीं जा पाती, ये बात सही है। तो वैसे तो खैर केस जैसे आप कह रहे हैं ट्रांसफर तो होना चाहिए केसेस का, कई अलग अलग जगह एक ही ट्वीट के या एक ही बयान के बारे में अलग अलग स्टेट्स में केसेस नहीं चलने चाहिए किसी भी सिटीजन के खिलाफ। दूसरी बात ये भी है, देखिए नूपुर शर्मा ने बहुत ज़्यादा बेहूदी तरीके से बोला और ये क्लियरली रिलीजियस फीलिंग्स को आहत करने की कोशिश भी करी और किया भी। लेकिन हम लोगों को ऐसे केसेस में भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जने के ऊपर जिसको कोई कम्युनिटी अपना रिलीजियस मसीहा मानती है या कोई रिलीजन का वो सिंबल मानती है, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता उसके व्यक्तित्व के बारे में, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा किसी समाज में होता है तो ये भी एक गलत चीज़ है और लोगों को इतनी जल्दी
इससे आहत नहीं होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी को कि भाई उनके मसीहा के बारे में कोई ऐसी चीज़ बोल दी गई जो कि, या ऐसी टिप्पणी कर दी गई जो कि बहुत फ्लैटरिंग नहीं है, जो अनफ्लैटरिंग है, वगैरह वगैरह। सो इसलिए इसमें रिलीजियस भावनाओं वाला केस तभी चलाना चाहिए जब बिल्कुल क्लियर है कि भाई इंटेंशनली रिलीजियस भावना या नफरत फैलाने के लिए या किसी की रिलीजियस भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ के किसी ने कुछ बोला है, तभी चलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नूपुर शर्मा का केस एक्सक्यूजेबल था। नूपुर शर्मा ने तो बहुत बेहूदी तरीके से भी और बहुत बेहूदी और प्रोबेबली इंटेंशनली ये सब किया था। जी बाकायदा, और मैं तो समझता हूँ नूपुर शर्मा के साथ साथ वो जो चैनल था टाइम्स नाउ, उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वो आप ठीक कह रहे थे कि यूरोप में इस तरह का बहस चलता है कि क्या राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ फ्रीडम टू ऑफेंड भी होना चाहिए कि नहीं। इस पे बहस वहां चलता है कि क्या मैं जानबूझ फ्रीडम के आप टू ऑफेंड को भी नहीं कह रहा। देखिए, फ्री अगर आपका इंटेंशन नहीं है ऑफेंड करने का, आप अगर कोई बहस कर रहे हैं और आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि जिस जने को कोई जना मसीहा मानता है उसके पर्सनैलिटी में या उसके कैरेक्टर में कुछ ऐब था, तो ये कहने की फ्रीडम, आज़ादी किसी भी सिविलाइज देश में होनी चाहिए। इस पर बहस हो सकती है, और ये नहीं मानना चाहिए कि भाई एक कम्युनिटी उसको अगर मसीहा मानती है या अपना रिलीजियस लीडर मानती है तो इस वजह से उसके खिलाफ अगर कुछ भी बोला गया, और अगर इस इंटेंशन से नहीं बोला गया कि भाई आपकी रिलीजियस धारणाओं को हम ऑफेंड करने के लिए कह रहे हैं, तब तक वो टिप्पणी या वो बहस किसी भी समाज में अलाउड होनी चाहिए मेरी राय में, और लोगों को इतनी जल्दी ऑफेंड नहीं होना चाहिए। जी मैं सहमत हूँ। कई केसेस इसमें आते हैं प्रशांत जी, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एसजीपीसी का केस हुआ था, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। किसी एक सिख स्कॉलर, जो बहुत अच्छे स्कॉलर, उन्होंने सिख इतिहास के बारे में कुछ बातें लिखी थी, और कोई उसमें ना कोई ऑफेंड करने की नीयत थी, ना कुछ पब्लिसिटी पाने की नीयत भी नहीं थी उनकी, तो लेकिन उनको बाकायदा बुला के सजा दी गई उसके बारे में। कानून पे नहीं, एसजीपीसी ने सजा दी। और ऐसी सब बातों से कोई भी निष्पक्ष सोच, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च सब बंद हो जाती है, क्योंकि एक ये डर रहता है। और खास तौर पे मैं समझता हूँ हिंदू धर्म के भीतर अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आज से 20-30 साल पहले तक बहुत सामान्य बात थी कि आप बोलेंगे, आप अलग ओपिनियन रखेंगे, आप खुल के हंसी मजाक भी करेंगे देवी देवताओं के बारे में। लेकिन अब जो संस्कृति बन गई है वो बिल्कुल उस न्यूनतम को भी बंद करने वाली है। खैर, इससे मैं दूसरे मामले पे आना चाह रहा था, उससे जस्ट पहले जिसका मैंने जिक्र किया, तीस्ता सतलवाड़ के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मुझे वो जजमेंट कई मायनों में बड़ा हैरान करने वाला है। जजमेंट था मुख्यतः इस पे कि जाफिया जाकरी, जो कि पत्नी है कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, जिनका, जाफरी साहब जिनका देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई उस वक्त गुजरात के दंगों के अंदर, उनकी पत्नी ने मुकदमा दायर किया कि इसके जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए, और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और कहा कि इन पे भी मुकदमा चलना चाहिए, इन पे अब तक मुकदमा क्यों नहीं चला है। ये बात हुई। और उस मामले के जो एमएस क्यूरी थे, मिस्टर राजू, जो कि वरिष्ठ वकील थे, एमएस क्यूरी ने भी कहा कि हाँ, कुछ चीजों के अंदर मुकदमा नरेंद्र मोदी जी पे चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें ये बात खारिज कर दी, कहा कि जो एसआईटी थी उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, उससे इसको खारिज कर दिया। कहा नरेंद्र मोदी जी वगैरह पे मुकदमा चलने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। चलिए, यहां तक सुप्रीम कोर्ट का काम है, इन्वेस्टिगेशन है, एक लीगल मामला है, कानूनी मामला है जो कि किया जा रहा है। लेकिन उससे आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, और वो मैं प्रशांत जी कह रहा था कि बड़ी अजीब किस्म की टिप्पणियां। उस टिप्पणी में तो सुप्रीम कोर्ट खारिज तो कर देता है इस मुकदमे को, और कई बार होता है कि जो चीज मैं समझता हूं कि सही है, मैं समझता हूं कि न्यायपूर्ण है, मैं समझता हूं जिसके फेवर में एविडेंस है,
उसको कोर्ट कह सकता है कि ठीक है, अभी एविडेंस हमें नहीं मिला, हम आपकी बात से कन्विंस नहीं है। कई मुकदमे ऐसे होते हैं प्रशांत जी जो आप भी लड़ते हैं, आप पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि सही है, कोर्ट आपकी बात नहीं मानता। चलिए, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन इसमें कोर्ट क्या क्या कहता है? कोर्ट बाद में लंबी टिप्पणी करता है, खास तौर पे तीस्ता सेटलबाड़ वगैरह को टारगेट करते हुए कहता है कि ये लोग जो एसी कमरों में बैठ के, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह रहा है कि आप की तीस्ता सेटलबाड़ जैसे लोग जो कि एसी कमरे में बैठ के पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। फिर कोर्ट कहता है कि ये काम तीस्ता सेटलबाड़ जैसे लोग खुद अपने आप नहीं कर सकते थे, जाहिर है उनके पीछे कोई हाथ था, वो किसी और की डायरेक्शन पे काम कर रहे थे। फिर वो ये भी कहते हैं, और एक नहीं दो तीन बार कोर्ट कहता है कि आपकी गंपशन कैसे हुई, हिंदी में कहें तो ये आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने एसआईटी के जजमेंट पे एसआईटी की रिपोर्ट पे सवाल उठाया, जबकि वो सवाल और उस एसआईटी की रिपोर्ट से डिसएग्री करने का काम एमएस क्यूरी खुद कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है आपकी मजाल कैसे हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन लोगों पर तो इन लोगों पे कानून का फंदा कसना चाहिए। मैं तो बहुत हैरान हूं इस जजमेंट को पढ़ के कि मतलब ठीक है, किसी केस को डिसमिस कर देना तो एक अलग बात, या कई बार ऐसा भी होता होगा कि अगर आपको बिल्कुल ये लगता है कि मोटिवेटेड है, बदमाश है, तो कई बार पेनल्टी या फाइन भी हो जाता है। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पिटीशन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट करने की बात नहीं की, लेकिन अगले दिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट का जजमेंट आता है, कुछ ही घंटे के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह का टेलीविजन पे इंटरव्यू आता है, और उसके कुछ घंटे के अंदर गुजरात पुलिस पहुंच जाती है, तीस्ता सेटलबाड़ को अरेस्ट कर लेती है। ये ये न्याय, मतलब जो व्यक्ति इस देश में न्याय की बात सोचता, उन सबको बहुत धक्का पहुंचा है ये जजमेंट सुन पढ़ के, और इसके बाद जो कुछ हुआ। अगर आप इसकी कानूनी बारीकी समझते हैं, और इस केस को आप तो बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत ही शर्मनाक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि क्लियरली उनका बायस दिखा रहा है। और सिर्फ बायस ही नहीं, मतलब देखिए, ये सरकार तो इसमें माहिर है कि जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ एक्टिविस्ट हैं या जो कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ रिप्राइजल करने में ये सरकार माहिर है। लेकिन इस केस में तो सरकार के रिप्राइजल करने में सुप्रीम कोर्ट भी उनका एक पार्टनर सा बन गया सरकार का। और सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा इंडिकेशन दे दिया कि भाई आप इनके खिलाफ मुकदमा चलाइए। मुकदमा चलाने का बोला या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, लेकिन ये नहीं बोला था कि भाई अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन तुरंत, मतलब 24 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाती है, और उसके 24 घंटे के अंदर उनका अरेस्ट हो जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जब आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का इतिहास देखा जाएगा, तो जैसे हेबियस कॉर्पस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है कि एक काला जजमेंट है, इस जजमेंट को भी एक काले जजमेंट, मतलब वन ऑफ द ब्लैकेस्ट जजमेंट्स एवर इन सुप्रीम कोर्ट्स हिस्ट्री इसको माना जाएगा, इस जजमेंट को। देखिए, इसमें पहली बात तो उनका जो एक बायस कह सकते हैं वो इसलिए भी साफ था कि उन्होंने ये बोल दिया कि इनकी मजाल कैसे हुई कि जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उनको क्वेश्चन करने की। यानी कि ये मानसिकता दिखा रहा है जजेस की। वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन चीफ मिनिस्टर वगैरह के ऊपर सवाल कैसे उठा सकता है। ऑर्डिनरी सिटीजन ये कैसे कह सकता है कि चीफ मिनिस्टर वगैरह किसी अपराध में इन्वॉल्व थे। ये मानसिकता तो मतलब पहले कभी ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि पर्सन्स इन हाई ऑफिसेस के ऊपर सवाल खड़ा करना
इसको ये सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि इनकी मजाल कैसे हुई। अरे कोई लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चल रहा है, मौलिक अधिकार हैं लोगों के अपनी बात कहने के, सरकार के ऊपर सवाल उठाने के, या यह कोई तानाशाह देश। इस जजमेंट से तो ये झलक रहा है कि ये जज कम से कम मान चुके थे कि भाई ये तानाशाह देश है, इसमें किसी नागरिक के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इस देश में कोई संविधान नहीं है, इस देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और इस देश में कोई बड़े बड़े लोगों जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं उन लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। इतने सारे सबूत पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्यों एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड था, कि इसमें जो प्रोसेशन निकाला गया जिस पे क्लियर एविडेंस था कि भाई सरकार के कहने पर वो डेड बॉडीज हैंडओवर कर दी गई, संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने डेड बॉडीज को परेड किया लोगों की भावनाओं भड़काने के लिए जिससे राइट्स हो सके, इसका क्लियर एविडेंस था। हरेन पांड्या ने सिटीजन्स ट्राइब्यूनल जिसके जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत वगैरह सदस्य थे, उनके सामने जो कि मंत्री था उसी सरकार में, उसने जाकर वहां बयान दिया था कि भाई मोदी ने ये बोला कि दंगे होने दो, कोई इंटरवीन नहीं करो। आर्मी को बुलाने में देर करी गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जब जस्टिस वर्मा चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस पर सख्त टिप्पणी करी थी गुजरात सरकार के रोल के ऊपर। जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स थे जो कंसर्न्ड हाई ऑफिशियल्स के और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में, वो मौजूद थे, वो पेश भी करे गए। राहुल शर्मा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था उसके द्वारा, उसको भी एग्जामिन नहीं किया एसआईटी ने। जो पीसीआर रिकॉर्ड्स थे पुलिस कंट्रोल रूम से जो कॉल्स इधर उधर हुई, उनको भी ठीक से एग्जामिन नहीं किया गया, जो कि बहुत इंक्रिमिनेटिंग थी, जिनके टाइमिंग्स वगैरह बहुत इंक्रिमिनेटिंग थे। तो इतने सारी चीजों को, इतना सारा एविडेंस एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ और ये दिखाने के लिए कि इसमें कॉम्प्लिसिटी थी, वो लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने बस ब्लाइंडली एसआईटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और एमाइकस क्यूरी ने भी एसआईटी की रिपोर्ट पर बहुत सारे सवाल खड़े करे थे, जिसको कोर्ट ने ही अपॉइंट किया था कोर्ट को असेस करने के लिए, राजू रामचंद्रन ने। फिर भी ऐसी टिप्पणी कर देना तीस्ता सेतलवाद और श्री कुमार वगैरह के खिलाफ और उनको अरेस्ट करने का इशारा करना वर्चुअली इशारा ही है, और उसी इशारे पर उनका अरेस्ट किया गया है, ये तो बहुत ही शर्मनाक जजमेंट है। दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट जजमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जैसे मैं ये कहता हूं कि देखिए, हिस्ट्री में, इतिहास में वही जजेस की कोई रिस्पेक्ट बचती है जिन्होंने ये देखा गया कि उन्होंने संविधान को, मौलिक अधिकारों को, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम किए। इस तरह के जो जज होते हैं जो कि सरकार के इशारे पर या सरकार के कहने पर या सरकार की चाहत पर फैसले देते हैं, इन लोगों का इतिहास से में नाम काला हो जाता है। और जैसे और अनफॉर्चुनेटली आज हम ये देख रहे हैं कि लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की, जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की बड़ी वो लगी रहती है, लत लगी रहती है कि भाई किसी तरह से रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब मिल जाए। बहुत सारे जजेस को, सबको नहीं लेकिन बहुत सारे जजेस को। और हम देख भी रहे हैं कि भाई जिन्होंने, जैसे गोगोई साहब ने अयोध्या का फैसला दे दिया, रफाल का फैसला दे दिया मोदी जी के हक में, तो उनको राज्यसभा मेंबरशिप दे दी गई। उधर अरुण मिश्रा साहब ने हरेन पांड्या के हत्या के मामले में फैसला दे दिया, बिरला सहारा डायरीज के मामले में फैसला दे दिया, ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के मामले में फैसला दे दिया सरकार के हक में, उनको एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया। अब खानविलकर साहब अब रिटायर हो रहे हैं, देखना है कि वो कोई रिटायरमेंट के बाद उनको क्या ऑफर किया जाता है और लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
जो इस बेंच इस के। तरह का जी, इस तरह का कोई ना कोई कयास तो फिर पब्लिक के मन में आता ही है। गोगोई साहब जब राज्यसभा के मेंबर बने, उसके बाद लोगों ने सड़क पे क्या क्या बातें कही, मैंने तो खुद सुना और खुद शर्म आती है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पब्लिक का जमीन पे सड़क पे इस तरह का इंप्रेशन बन गया। आप ठीक कह रहे हैं, देखिए जस्टिस जगमोहन सिन्हा कभी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, लेकिन आज भी इतिहास में जस्टिस जगमोहन सिन्हा का नाम लिया जाता है, क्योंकि उस शख्स में हिम्मत थी कि उसने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जजमेंट दिया। आज भी लोग जस्टिस एचआर खन्ना को याद करते हैं। तो चीफ जस्टिस कभी नहीं बने, बनने नहीं दिया गया उनको, लेकिन आज भी जस्टिस एचआर खन्ना को याद करते हैं। और ये तमाम इस वक्त जुडिशरी में हो रहा है, इसके बारे में इतिहास क्या लिखेगा, इस पे जरूर हमें सोचना चाहिए। जाने से पहले प्रशांत जी, मैं चाह रहा था कि ये जो बेल के मामले चल रहे हैं, उनमें से कुछ मामलों पे जस्ट एक निगाह इसलिए डालें, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। उमर खालिद को अरेस्ट हुए अब लगभग 2 साल हुए। 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को अरेस्ट किया गया था यूएपीए में। बाद में दिल्ली दंगे वाला भी एक केस उन पे लगाया गया, उस केस में उनको जमानत मिल गई, लेकिन यूएपीए वाला मामला अभी भी चले जा रहा है। मार्च के महीने में सेशन जज ने उमर खालिद को बेल देने से इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में बड़ी अजीब सी बहस हुई, मुझे अजीब लग रही है। देखिए, मैं कानून नहीं जानता, जैसे कुछ मामलों में आपने करेक्ट किया है। वहां बैठ के जज साहब ये बहस कर रहे हैं कि इंकलाबी इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ, इंकलाब शब्द का इस्तेमाल। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू अपनी हर स्पीच इंकलाब से शुरू करते थे, इंकलाब जिंदाबाद बोला करते थे। तो अब इंकलाब इस्तेमाल करना, इस देश की कोई सभा नहीं होती जिसमें किसी की क्रांतिकारी कह के प्रशंसा ना की जाती हो। तो जज साहब इसके ऊपर एक एक दिन बहस चल रहा है कि इंकलाब शब्द का क्यों इस्तेमाल हुआ, जो स्पष्ट रूप से उमर खालिद उस वक्त आरएसएस वालों पे तंज कर रहा है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं इत्यादि, उसके ऊपर तंज कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी वगैरह पे। उसको कोर्ट में ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे हिंदू लोगों पे कहा जा रहा हो कि भाई आपने आजादी के लिए कुछ नहीं किया इत्यादि। और कोर्ट में बहस हो रही है, और सब बहस के बाद अगली बहस को 27 जुलाई के लिए पोस्टपोन किया जाता है। और ये वो वक्त है, मैं आपको सिर्फ एक कुछ किस्से केसेस पढ़ के सुनाना, नाम बताना चाहता हूँ, बाकी किन किन लोगों को बेल मिला है और कितना तेजी से मिला है। एक सज्जन है जितेंद्र नारायण त्यागी, जिनका नाम हुआ करता था वसीम रिजवी। पहले मुसलमान थे, बाद में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का काम करते हैं। धर्म संसद में, तथाकथित धर्म संसद हरिद्वार वाली शामिल हुई। उनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है उसके लिए। पिछले साल जो जंतर मंतर का केस हुआ था, आपको ध्यान होगा, पिछले साल 8-9 अगस्त को हुआ था, जबकि खुल के वहां पे बिल्कुल घृणा की बातें कही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील खुद शामिल थे, अश्वनी उपाध्याय कर। अश्वनी उपाध्याय जी को दिल्ली के कोर्ट से अगले दिन जमानत मिल गई, अगले दिन। बाकी सब लोग थे, उन सबको 2 महीने के अंदर जमानत मिल गई। बजरंग मुनि के बारे में जैसा मैंने कहा, इन्हें 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दिया गया, और ये सम्मानित रिलीजियस लीडर आज भी घूम रहे हैं। यति नरसिंहानंद, इन्हें 2 महीने के अंदर जमानत मिल गई। आनंद स्वरूप, अन्नपूर्णा मां, सब लोग घूम रहे हैं। तो जो एक बात लोगों के मन में आती है इन सब चीजों से, बहुत देखिए सड़क पे लोग बहुत सिंपल से निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर आप हिंदुओं के खिलाफ कुछ बात कह दो, तब तो या हिंदू कहें कि आपने उसके खिलाफ कुछ कह दिया। उमर खालिद ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उमर खालिद की तो स्पीचेस मैंने खुद सुनी है, एक एक शब्द सुना है। और ये तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उस जैसा देशभक्त इस वक्त जेल में है। लेकिन अगर आप सड़क पे खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का नाम लेके उनको खत्म करने की, मर्डर करने की तमाम तरह की धमकियां दो, तो आपको दनादन बेल मिल जाएगा कोर्ट के। तो क्या ये डबल रूल ऑफ लॉ हो गया है कि एक व्यक्ति के लिए एक तरह का कोर्ट है, एक तरह का कानून है, दूसरों के लिए दूसरी तरह का कानून है? और इससे जुड़ा हुआ मेरा बड़ा सवाल था कि क्या
कोर्ट से अब भी उम्मीद की जानी चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और लोग आपसे पूछना चाहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि प्रशांत भूषण से पूछो कि भाई अब कोर्ट कचहरी पे कोई उम्मीद बचाएं भी या ना लगे, क्योंकि बहुत लोगों को मन में अब इतनी गहरी निराशा हो गई है कि कोर्ट कचहरी जाने का कोई फायदा नहीं। होना तो वही है जो आपको पता है। जैसे ही जुबैर मोहम्मद की बेल की एप्लीकेशन खारिज हुई, बहुत लोगों ने कहा ये तो होना ही था, ये तो हमें पता ही था, कोर्ट में गए हैं, ये तो होना ही था। क्या वो स्थिति अब आ गई है देश में? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तीन पहलू होते हैं, तीन लोग होते हैं, तीन अथॉरिटीज होती हैं इन्वॉल्व। पहली तो पुलिस, दूसरी सरकार और तीसरा न्यायपालिका। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल सरकारों के इशारों पर काम करने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स का जजमेंट दिया, कई चीज़ें बोली कि क्या क्या होना चाहिए पुलिस को सरकार के चंगुल से मुक्त करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल, सिर्फ पुलिस ही नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ज़्यादातर जो जांच एजेंसियां हैं वो सब सरकारों, जो भी सरकार कंट्रोल करती है उनको, उनके इशारों पर काम कर रही है। और इस वजह से सरकार अगर चाहती है कि भाई हिंदुओं के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं, जैसे यति नरसिंहानंद या ये बजरंग मुनि वगैरह, इनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, तो बहुत रिलक्टेंटली, जब बहुत पब्लिक प्रेशर बनता है, तभी पुलिस कुछ एफआईआर भी उनके खिलाफ रजिस्टर करती है, नहीं तो नहीं करती। दूसरी तरफ अगर कुछ लोग जो इस नफरत का भंडाफोड़ कर रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद जुबैर वगैरह, या जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, जैसे अपना उमर खालिद, हम हिंसा का जवाब प्यार से देंगे वगैरह वगैरह, तो और जो सरकार के खिलाफ लेकिन बोल रहे हैं, आरएसएस को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो यूएपीए का केस बना दिया जाता है। यूएपीए का केस सरकार इसलिए बनाती है कि उसमें बेल बहुत मुश्किल होती है, उसमें बेल के प्रोविजंस थोड़ा अलग हैं, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। उसमें ये लिख दिया गया है कि बेल देते समय कोर्ट को ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस भी नहीं दिखाई देता। अब ट्रायल से पहले ही कोर्ट के लिए ये रिकॉर्ड करना बहुत आसान नहीं होता। फिर भी कुछ यूएपीए केसेस में लोगों को बेल दी गई है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने, यही खानविलकर साहब ने एक जजमेंट दे दिया कि बेल, यूएपीए में बेल देते समय आप ये भी नहीं देख सकते कि इसके खिलाफ जो एविडेंस लाया गया है ये एडमिसिबल एविडेंस है कि नहीं। यानी कि आप बेल इस आधार पर भी नहीं दे सकते कि भाई इसके खिलाफ जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है सारा इनएडमिसिबल है, एंड देयरफॉर इसके खिलाफ कोई केस ही नहीं बचता, एंड देयरफॉर इसको अब बेल तो पक्की मिलनी चाहिए। लेकिन वो भी रास्ता उन्होंने, खानविलकर साहब ने बंद कर दिया एक जजमेंट देकर। तो कोर्ट्स का काम थोड़ा मुश्किल तो हो गया है यूएपीए वाले केसेस में बेल देने के लिए, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत कोर्ट्स का भी रवैया इसमें बहुत ठीक नहीं रहा और बायस सा दिखने लगा है कि जैसे सरकार के दबाव में, जुबैर के केस में तो साफ ही दिख रहा है करीब करीब लोअर कोर्ट के का रवैया, पर कई केसेस में हम देख रहे हैं कि थोड़ा बायस्ड, सरकार के पक्ष में बायस्ड रवैया कोर्ट्स का दिखने लगा है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि पूरी होप हमको अभी जुडिशरी से नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में भी, कम से कम हायर जुडिशरी में अभी भी कई अच्छे जजेस हैं जो ईमानदार हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और मेरा तो खैर ये कोशिश होती है, मेरी कोशिश, कि जब कोई जज कोई अच्छा जजमेंट दे, अच्छा ऑर्डर दे, अच्छा रवैया दिखाए, तो उसको प्रेज करो।
जब कोई जज कोई गलत जजमेंट दे, अगर उसका रवैया बिल्कुल गलत दिख रहा हो, जो संविधान के पक्ष में नहीं है, मौलिक अधिकारों के पक्ष में नहीं है, रूल ऑफ लॉ के पक्ष में नहीं है, तब फिर उसको जम के क्रिटिसाइज करना चाहिए। जब ये होता है तो कोर्ट्स का रवैया थोड़ा बदलता है, पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है इन लोगों के ऊपर। तो हमको अभी पूरा भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़रूर है कि इस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया हुआ है, कई तरह से किया हुआ है। जो इंडिपेंडेंट जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं होने देते, जब कोलिजियम रेकमेंड करता है तो नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करते, वो सालों साल तक बैठे रहते हैं। और सिर्फ जो ऐसे लोग जो उनको दिखते हैं जो कि कमज़ोर हैं या जो सरकार के पक्ष में है, उन्हीं के अपॉइंटमेंट होने देते हैं। फिर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ऑफर करते हैं और लोगों को लुभाते हैं, जजों को, कि भाई तुम हमारे पक्ष में जजमेंट दोगे तो हम तुमको रिटायरमेंट के बाद नौकरी दे देंगे। और तीसरा एक बहुत खतरनाक तरीका इन्होंने अख्तियार किया है कि भाई एजेंसीज को यूज़ करके, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज़ करके जजों की कोई कमज़ोरी पकड़ लो और उसको इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल किया जाए। ये इस तरह से काफ़ी हद तक उन्होंने न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस को कमज़ोर कर दिया है। लेकिन फिर भी आज कई इंडिपेंडेंट जजेस हैं और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। थोड़ा डर का माहौल भी बना दिया है, जैसे इमरजेंसी में हो गया था ना, जजों को ये डर लगने लगा था कि भाई हमको हम ही को जेल में डाल दें, इस तरह का माहौल भी बना दिया है। तो फिर भी हम लोगों को जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या जो इंडिपेंडेंट दिखाई देते हैं, उन जजेस को सपोर्ट करना चाहिए, या जिनका एक्शन इंडिपेंडेंट सा दिखता है उनको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि कल जब सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर वेकेशन खत्म होकर हियरिंग शुरू हो रही तो हमें कुछ बेहतर डिसीजंस की उम्मीद इस सब मामले में हम कर सकते हैं। पिछले 2-1 महीने में जिस तरह की बातें हुई, जो इससे सबको बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, तो क्योंकि हमारे रमन्ना साहब, सीजेआई साहब जब विदेश गए तो बहुत सुंदर भाषण दिए। मैं आपको सच बताऊं, मेरी कई बार इच्छा होती है, मैंने लिख भी दिया एक बार कि जज साहब उपदेश मत दो, आप ऑर्डर आदेश दो। मतलब इतने सब अच्छे लेक्चर देने की बजाय आप अपने ऑर्डर में लिख दीजिए ना उन अच्छी बातों को। हाँ, तो नहीं, अच्छी बातें, ये तो चीज कई बार देखी गई है कि लोग, आई मीन यही क्या, देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ भी बड़ी अच्छे भाषण देकर आए हैं बाहर, लेकिन ज्ञान व्यापी मॉस्क में जो किया कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो बिल्कुल इलीगल थी, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद चलाई नहीं जा सकती, उसको स्टे नहीं किया और इस कंट्रोवर्सी को चलने दिया। तो इसलिए अच्छी बात करने में लोगों का कुछ नहीं जाता, वो तो जब जजमेंट देना होता है तब रियल टेस्ट आता है। तो इसलिए वही हम लोगों को देखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब जब दोबारा शुरू हो रहा है कोर्ट कल से, कुछ बेहतर चीजें हों। और जैसा आपने कहा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज भी पूरी व्यवस्था में बहुत ईमानदार जज भी हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने संघर्ष कर रहे हैं इस देश के संविधान को बचाने का। पुलिस ऑफिसर भी हैं अपनी तरह से, सरकार के भीतर सरकारी लोग भी हैं, सरकार के भीतर काम करने वाले प्रशासनिक अफसर भी, जो संविधान की मर्यादा के हिसाब से, कानून की मर्यादा के हिसाब से, इस देश की जो परंपरा विरासत है उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं। उस संघर्ष में हम उनका इस वक्त में भी योगदान दे सकें, उनके साथ खड़े रह सकें, वो अच्छा काम करें, उनकी पब्लिक में तारीफ कर सकें, और जो कुछ गलत होता है उसके बारे में पब्लिक में उतना ही खुल के बोल सकें जितना प्रशांत भूषण हमारे सामने बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद एक बार फिर से मुबारक हो। फिर बातचीत करेंगे। शुक्रिया प्रशांत जी बातचीत में शामिल। थैंक यू, सबको ईद मुबारक। थैंक यू।